गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया लेसन शुरू करते हैं 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को होमवर्क करने के लिए दिया था फर्स्ट लेसन और फर्स्ट पोएम का आइस ब्रेकर्स। क्या आपने वो किया? अगर किया है तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। इस लेसन के भी आइस ब्रेकर्स जो हैं वो आपको मुझे होमवर्क में से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को और मुझे सेंड करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द वर्ड्स ऑफ कर्टसी दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग ईच। है ना, कर्टसी वर्ड्स कौन कौन से हैं? मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज़, है ना। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको इसकी लिस्ट बनाकर ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनमें फिल करना है। दूसरा है, लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीपल। कैरेक्टर ट्रेट्स कहेंगे लोगों का जो मिजाज होता है उसके बारे में। सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स वाइल अदर्स आर नॉट। टिक करेक्ट द वंस यू फील आर डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स ट्रेट्स दिए गए हैं। आपको जो लगता है कि ये हमारे अंदर होने चाहिए तो उसके आगे आपको एक टिक मार्क करना है। और तीसरा है, एटिकेट एंड मैनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू लिव इन द सोसाइटी। रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम्स। तो आपको यहाँ पर 6 मैनर्स दिए गए हैं। आपको इस अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट इस तरह के 2 कॉलम्स में आपको उन्हें लिखना है कि इन 6 में से कौन से अप्रोप्रिएट मैनर्स में आएंगे और कौन से इनअप्रोप्रिएट में। चलिए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का, जिन्होंने ये ऐसे लिखा है। Alfred George Gardiner, he was born in 1865 and he died in 1946. Was born at Chelmsford in Essex in 1865. He was an American. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News London. He was an Englishman. Under the pseudonym pen name Alpha of the Pluff, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. The Pillars of Society, Pebbles on the Shore, Many Furrows, and Leaves in the Wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. इनका जो है ये जो एसेज जो इन्होंने लिखे हैं, एक जर्नलिस्ट हैं ये और रेगुलरली कॉलम्स लिखते रहे हैं ये। तो इनका जो इनकी यूनिकनेस क्या है, इनकी ख़ास बात क्या है कि वो हमारी ज़िंदगी के जो बुनियादी सच जो होते हैं, बेसिक ट्रुथ्स जो होते हैं, वो हमको बहुत ही आसान अंदाज में और बहुत ही मज़ेदार अंदाज में ये हमको सिखाते चले जाते हैं। He raised the question of morality in everyday life. हमेशा उन्होंने मोरालिटी की बात की है। मोरालिटी किसे कहेंगे? अखलाकियात की बात की है उन्होंने। On saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behaviors. उनका ये कहना है कि ये जो ऐसे उन्होंने लिखा है ऑन सेइंग प्लीज़, इसमें वो किस बात पर जोर देते हैं? गुड मैनर्स पर, कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ही शोज़ हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटन द एटमॉस्फेयर अराउंड एंड हाउ डिसकर्टसी एंड इल मैनर स्पॉइल एंड पोल्यूटेड। तो ये हमको बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देते हैं और उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमको समझाते हैं कि अगर हम अच्छा पोलाइटनेस के साथ बिहेव करते हैं तो ये पोलाइटनेस जो है पूरे एटमॉस्फेयर को खुशगवार बना देती है। और अगर हम वो पोलाइटनेस हमारे अंदर नहीं होता है, हमारे अंदर बदअखलाक़ी होती है, बदतमीज़ी होती है, तो हम सारे माहौल को किस तरह पल्यूट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑन सेइंग प्लीज़। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग and was fined for the offense
was undoubtedly in the wrong. तो ये क़िस्सा जो है एक लिफ्टमैन का है. लिफ्टमैन किसे कहेंगे? एक पर्सन जो लिफ्ट पर काम करता है, लोगों को ऊपर और नीचे लेकर आता है. तो उस लिफ्टमैन ने क्या किया था, एक सिटी ऑफिस में एक पैसेंजर को उसने क्या किया, उसने क्या किया, उस पैसेंजर को अपनी लिफ्ट में से बाहर फेंक दिया. क्यों फेंका उसने? और इसकी वजह से उसको जुर्माना भी भरना पड़ा था. तो जाहिर है कि इसने गलती की थी. इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये मामला क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ जो है वो जो पैसेंजर था उसने प्लीज़ नहीं कहा. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेट टॉप. तो हुआ कि वो लिफ्ट में जब आया पैसेंजर तो उसने सिर्फ कहा टॉप यानी मुझे ऊपर ले चलो. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़. लेकिन लिफ्टमैन ने क्या कहा कि आप मुझे टॉप प्लीज़ कहिए तो मैं आपको लेकर जाऊंगा. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट. तो उस पैसेंजर से जब लिफ्टमैन ने कहा कि आप मुझे प्लीज़ कहिए, तो जो पैसेंजर था उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको प्लीज़ नहीं कहूँगा. इस बात पर लिफ्टमैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पैसेंजर को अपनी लिफ्ट से बाहर फेंक दिया. दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार. तो ये बहुत ही एक ऐसा मामला है जो मैनर्स के बारे में बात करता है. डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल अफेंस एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. तो ये जो डिसकर्टसी है, ये जो बदतमीज़ी है, बदअखलाक़ी है, तो ये कोई लीगल अफेंस नहीं है. यानी कि आप इसके ऊपर कोई क़ानूनी पकड़ नहीं होगी. अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो कोई आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता है. एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. असॉल्ट एंड बैटरी एन अटैक विच इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो द एक्चुअल यूज़ ऑफ वायलेंस, है ना. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर एक चोर मेरे घर में घुस आता है तो अगर मैं उसके ऊपर हमला करता हूँ, उसे गिरा देता हूँ, मारता हूँ मैं उसे, तो मुझे क़ानून जो है इसकी इजाज़त देता है. क्योंकि वो जो गलती किसकी थी, चोर की थी जो मेरे घर में घुस आया था. और अगर कोई मुझ पर हमला करता है, मुझे फ़िज़िकली टॉर्चर करने की कोशिश करता है, तो तब भी मैं उस हमले के जवाब में वायलेंस का जवाब वायलेंस से दे सकता हूँ. तो ये रिटेलिएट यानी जैसे को तैसा, जो अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है तो हम भी उसके बदले में उसके साथ बुरा कर रहे हैं. तो इसकी क़ानून हमें इजाज़त देता है कि कोई अगर आपके साथ वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी उसके साथ वायलेंस कर सकते हैं. रीज़नेबल वायलेंस यानी जितना उसने मारा आप उतना उसे मार सकते हैं. इट डज़ दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई assailant हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो बर्गलर है, जो चोर है, और वो जो हमलावर है जिसने मुझ पर हमला किया, ये दोनों क्या कर रहे हैं? क़ानून के कमांड्स को तोड़ रहे हैं, है ना. बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज़ नॉट इटसेल्फ रिकग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल अफेंस, है ना. तो बात यह है कि अगर कोई हमारे साथ मारपीट करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं या फिर मारपीट का जवाब मारपीट से दे सकते हैं. लेकिन ये बात अगर बैड मैनर्स की हो तो बैड मैनर्स के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता. हाँ, बैड मैनर्स अपने साथ रखना या बैड मैनर्स का इस्तेमाल करना एक लीगली पनिशेबल अफेंस नहीं है. एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज़ रीज़नेबल. हाँ, हम जानते हैं कि लिफ्टमैन जो था उसने जो किया वो क्यों किया ये हम जानते हैं, हमको पता है, हमारी हमदर्दी है उस लिफ्टमैन के साथ. लेकिन लॉ जो है वो लॉ ये कहता है कि उसने गलत किया है. इट वुड नेवर डू
if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. तो ये कि अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, बुरी तरीक़े से पेश आता है, या उसका बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता, या उनका बात करने का लहजा आपको पसंद नहीं आता, या उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनकी भवें तनी हैं, ये आपको पसंद नहीं आता, तो आप उनके कान पर मुक्का नहीं मार सकते. टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स यानी कान पर मुक्का मारना, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ये क़ानून के ख़िलाफ़ होगा. Our fists would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. अगर हम इसी तरह लोगों को बदअखलाक़ी पर सज़ा देने लगें तो हमारी जो मुट्ठियाँ हैं कभी खामोश नहीं रहेंगी, यानी मुसलसल हमें हर एक को मारते रहना होगा. या फिर हमारी जो सिटी के जो गटर्स हैं तो वो पूरा दिन खून से भरे रहेंगे. अगर हम इसी तरह मार तोड़ करते रहे, छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोगों से इस तरह बदले लेते रहे तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ जाएगा. आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज़ एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. अब बात तो ये है, अगर हकीकत की बात की जाए तो ये है कि मैं जितना अनसिविल होना चाहूँ, जितना बदअखलाक़ होना चाहूँ हो सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे कोई क़ानून जो है इसके ऊपर पकड़ नहीं कर सकता कि मैंने ये बदअखलाक़ी क्यों की. आई मे बी हॉटी, मैं बहुत ही मग़रूर हो सकता हूँ, और बोरिश यानी कि रूड. एंड देर इज़ नो पेनाल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनाल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो. तो इसके ख़िलाफ़ कोई पेनाल्टी नहीं है कि अगर मैं लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता हूँ तो कोई मुझे जुर्माना अदा नहीं करना होगा. सिर्फ मेरे बारे में ये लिखा जाएगा कि मैं एक इल मैनर्ड फेलो हूँ. द लॉ डज़ नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़ और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटीज़ एनी मोर दैन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्टैश और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक. तो ये जो बातें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई अगर अपने मूँछों की वैक्सिंग नहीं करता है, या कोई अपने बालों में डाई नहीं करता है, या कोई अपनी बालों की लटें जो है पीछे पीठ पर नहीं छोड़ता है, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है. कोई मुझे नहीं रोक सकता इन सारी चीज़ों को करने, या किसी शख्स को इस बात पर नहीं रोका जा सकता कि उसने अपनी मुस्टैश को क्यों वैक्स नहीं किया, या किसी ने अपने बालों को डाई क्यों किया या क्यों नहीं किया, कोई नहीं बोल सकता. ये इसी तरह है कि हम अगर कोई प्लीज़ नहीं कहता है तो हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आपको कहना ही होगा. ये सिर्फ अपने बिहेवियर की बात है, अपने मैनर की बात है, अपने अखलाक की बात है. इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस ऑफ कंपनसेशन. देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स. तो आपको किसी किस्म का अलाउंस नहीं पे करना होगा, किसी किस्म का जुर्माना नहीं देना होगा. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं. तो कोई बात सिर्फ इतनी है कि कोई क़ानून जो है कोई क़ानून आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अपने अच्छे अखलाक का ही मुज़ाहरा करें. दिस डज़ नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. ये बात तो तय हो गई कि कोई क़ानून आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप अच्छे से बिहेव करें, लेकिन वो जो बदअखलाक़ी होगी, वो जो बदतमीज़ी होगी, वो उसका जो नुकसान होता है, वो नुकसान कभी भी नेग्लिजिबल नहीं होता है. नेग्लिजिबल यानी कि नज़रअंदाज किए जाने के काबिल. तो ये इसका मतलब ये है कि जो भी आप बदतमीज़ी करते हैं, बदअखलाक़ी करते हैं, उससे जो नुकसान होता है वो बहुत ही बुरा होता है. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. तो ये जो मामला था, लिफ्टमैन वाला जो मामला था, उसमें अगर वो पैसेंजर लिफ्टमैन को एक किक मार देता उसके घुटने के नीचे, किक ऑन द शिन्स यानी घुटने के नीचे अगर वो एक किक मार देता तो ये एक लीगल रिड्रेस का मामला हो सकता था.
और ये इतना उसको हर्ट भी नहीं करता। यानी कि जब आप किक मारते हैं किसी के शिन्स पर तो थोड़ी देर में उसकी तकलीफ़ कम हो जाती है, लेकिन अगर आप अपने अल्फाज से उसके दिल को तकलीफ़ देते हैं, उसके फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, तो ये पेन जो होगा वो दिन भर उसको अपना शिकार किए रहेगा। द पेन ऑफ अ किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे, बट द पेन ऑफ अ वुंड टू अवर सेल्फ रेस्पेक्ट और अवर वैनिटी में पॉइजन होल डे। यानी कि अगर आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, किसी के सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाते हैं, तो ये मामला जो है आपको दिन भर तकलीफ़ देता रहेगा और आप उसके ऊपर कुढ़ते रहेंगे। I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन भर जो है उसके ऊपर सोचता रहेगा कि कैसे मेरे साथ बदतमीज़ी की उस पैसेंजर ने, और फिर जब शाम में वो अपनी वाइफ से मिलेगा तब भी वो बहुत ही नाराज़ होगा और अपना गुस्सा जो है वो अपनी वाइफ पर उतारेगा ताकि अपनी फीलिंग्स को वो बैलेंस कर सके। इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस कर सके। तो यही होता है जब बाहर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करता है तो फिर हम घर में आकर अपना गुस्सा उतारते हैं। फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स। तो ये जो बैड मैनर्स और बैड टेम्पर जो होते हैं बहुत ही कैचिंग होते हैं। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag। तो ये एक मिसाल उन्होंने दी है। कहाँ से दी है मिसाल? शेरिडैन का एक कॉमेडी है द राइवल्स, और उस कॉमेडी में हम देखते हैं कि जो सर एंथनी एब्सोल्यूट होते हैं वो अपने कैप्टन एब्सोल्यूट के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उस पर धौंस जमाते हैं, और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि कैप्टन एब्सोल्यूट जो है जाकर अपने एक दूसरा पर्सन है, फैग उसका नाम है, फैग के साथ वो बदतमीज़ी करता है। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। फिर ये जो फैग है ये जाकर अपने नौकर पर अपना गुस्सा उतारता है और बहुत ही बुरी तरीके से अपने नौकर के साथ पेश आता है। Probably the man who said talk to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife। अब देखिए ये जो मामला था लिफ्टमैन वाला, तो उस पैसेंजर ने जब लिफ्टमैन से क्या कहा, सिर्फ टॉप कहा, यानी कि उसने टॉप प्लीज़ नहीं कहा। तो उसने ऐसा इसलिए कहा हो कि उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी की हो कि उसके एम्प्लॉयर ने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा हो, और वो जो गुड मॉर्निंग नहीं कहने वाला शख्स है उसके साथ हो सकता है कि उसकी वाइफ का झगड़ा हुआ हो सुबह ब्रेकफास्ट पर और वो नाराज़ हो। टू whom द कुक हैड बीन इंसोलेंट बिकॉज द हाउसमेड हैड आंसर्ड हर बैक। और वो जो वाइफ है, वाइफ क्यों नाराज़ थी? क्योंकि उसके कुक ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और वो जो कुक था वो इसलिए नाराज़ था कि उसकी हाउसमेट के साथ अनबन हो गई थी। तो ये जो पूरी चेन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि एक हाउसमेट से बात शुरू हुई, हाउसमेट ने बदतमीज़ी की कुक के साथ, कुक ने बदतमीज़ी की वाइफ के साथ, वाइफ ने बदतमीज़ी की एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर ने बदतमीज़ी की उस पैसेंजर के साथ, और उस पैसेंजर ने बदतमीज़ी की लिफ्टमैन के साथ। तो ये पूरी एक चेन है। तो हम क्या करते हैं, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स, और हम यहाँ पे अपनी इस बदतमीज़ी से क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इन्फेक्शन आपको पता है, इन्फेक्शन यानी कि आप बीमारियां फैला रहे हैं। तो ये बदअखलाक़ी की जो बीमारी है ये इसी तरह फैलती जाती है एक चेन की तरह। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ दैन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर। तो जितने भी क्राइम्स हैं उन सारे क्राइम्स में सबसे ज़्यादा बुरा कोई कर सकता है तो वो बदअखलाक़ी है, क्योंकि बदअखलाक़ी क्या करती है, ये जो हमारी ज़िंदगी की जो धारा है जो बह रही है इसको पॉइज़न कर देती है। यानी कि हर तरफ हम बुराई भी कर रहे हैं और दूसरों में ये बुराई फैला रहे हैं। तो ये बुराई जो है बढ़ती ही चली जा रही है, एक से दूसरे को पास ऑन होती जा रही है। फॉर वन वाइफ हु गेट्स अ ब्लैक आई फ्रॉम एन अदरवाइज गुड नेचर्ड हस्बैंड, देयर आर 100
who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. तो ये बात कि जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात यहाँ पे आ रही है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है और उसके मारने की वजह से उस वाइफ की आंख जो है काली हो जाती है, तो ये क्यों होता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बुरे बिहेवियर की वजह से, एक बुरे मिजाज शख्स की वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है रिज़ल्ट होता है. बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्जियन ऑफ आवर प्राइवेट मैटर्स. इसी तरह ये बात है कि प्राइवेट मैटर्स के बारे में कोई लॉ जो है हमें इन चीज़ों से नहीं बचा सकता. नो डेकेलॉग could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. तो कोई डेक्लॉग कहेंगे द 10 कमांडमेंट्स गिवन इन द बाइबल. तो ये कोई उसूल हमको ये नहीं सिखाता कि किस तरह हमें दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए. अगर हम किसी जो सोशल सिविलिटीज़ जो होती हैं, हमारी स्पीच की सिविलिटीज़, हमारे बिहेवियर की हमारे अखलाक और हमारे जो एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो हमारे आईब्रोज़ रखने का जो तरीक़ा होता है, तो इसके ऊपर कोई कवर नहीं करता है. हमको खुद ही इसका ख्याल रखना पड़ता है. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव a certain sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. तो ये जो प्लीज़ कहने की जो प्रथा है, प्लीज़ कहने की जो रीत है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की जो रिवायत है हमारे सोसाइटी में, तो ये उन उसूलों से भी पुरानी है. जो कौन से उसूल हैं, जो हमें कैसे बिहेव करना, मतलब काफ़ी ज़माने से हम ये छोटी छोटी बातों पर अमल करते आ रहे हैं कि हमें प्लीज़ क्यों कहना है, हमें थैंक यू क्यों कहना है. एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस. यानी कि अगर हम ये करते हैं, हमें कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहाँ पर टी सर्व की जाती है, या फिर आप कोई सामान ख़रीदते हैं तो वो सामान आपको दिया जाता है हाथ में, तो आप क्या करते हैं, उसके बदले में थैंक यू कहते हैं या फिर प्लीज़ कहते हैं. तो ये क्या कर रहा है, आप मान रहे हैं कि कोई आपको सर्विस पेश कर रहा है. एंड please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. तो हम एक सोशल बीइंग होने के नाते हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ अगर मदद कर रहा है, कोई हमारी मदद कर रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी मदद को हम एक वो दे रहे हैं कि हाँ, एक्नॉलेज कर रहे हैं. दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली. तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये जो कर्टसीज हैं, तो ये एक्चुअली उस मशीन में जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, जो हमारा लेन देन होता है, इस मशीन को वो क्या कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं. यानी कि अगर किसी मशीन को आप स्मूथली चलाना चाहते हैं, तो उस मशीन में आप क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे. और ये जो वर्ड्स होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, ये एक ऑयल का काम करते हैं उस मशीन में.